ठीक है, सबसे पहला वो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अगर सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है तो उनका तो सबका अरेंजमेंट एक ही जैसा दिखाई पड़ेगा ना, तो वो हमेशा वन आएगा। अगर आइडेंटिकल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अलग अलग दिखाई पड़ता है, विजिबिलिटी डिफरेंट होती है। लेकिन सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही जैसे हो गए तो उन सबका जो अरेंजमेंट होगा वो सेम ही दिखाई पड़ रहा होगा, तो कैसे भी तुम इधर उधर करते रहो हमेशा वन ही दिखाई पड़ेगा। सिमिलरली नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, वो भी वन रहने वाला है। ये दोनों पॉइंट समझने में कोई डाउट हो तो मुझे बोलो। हाँ सर, थोड़ा समझ नहीं आ रहा आपको दोनों पॉइंट। देखो, अगर जैसे मैंने ये लिखा, मैंने लिखा ये ए, ठीक है, और एक और ए लिखा यहाँ पे, एकदम आइडेंटिकल ए बनाया, फिर एक और आइडेंटिकल ए बनाया, बिल्कुल आइडेंटिकल एज बनाते जा रहा हूं। ये हमारे पास 4 एज है आइडेंटिकल। ओके, यस सर। इनको अगर मैं पूछूंगा कि कैसे कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, वन। क्योंकि कोई भी ए कहीं पे भी लेकर के जाओ अरेंजमेंट तो एक ही दिखने वाला है, चेंज तो होने वाला है नहीं, एक ही जैसा, विजिबिलिटी तो उसकी एक ही जैसी होगी, हम अंदर चाहे कुछ भी करते रहे। इसके लिए जब हम बोलते हैं ना नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो वो हमेशा वन आने वाला है। ऐसे ही सेकंड में क्या, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल आ गया मतलब वन ही आएगा। जैसे अगर मैं बोलता कि आउट ऑफ दीज 4 अरेंजमेंट ऑफ एनी 3 ऑब्जेक्ट्स और एनी 3 एज, तो तुम 3 भी उठाओगे तो भी क्या होगा, वो एक ही तरीके से दिखने वाला है, तो हमेशा उसका अरेंजमेंट क्या आने वाला है, वन आने वाला है। अभी क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ सर, ओके। ओके, थर्ड में चलते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट आ गया, ऊपर आइडेंटिकल था, यहाँ पे डिस्टिंक्ट आ गया, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। यहाँ आइडेंटिकल की बात हो रही थी तो ये वन आ रहा था, इधर आइडेंटिकल की बात हो रही थी तो ये वन आ रहा था, लेकिन इस केस में क्या हो गया, वो डिस्टिंक्ट हो गया है। तो डिस्टिंक्ट वाले केस में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इफ one particular object is never included। तब हम क्या करेंगे, तो भाई जिस ऑब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं करना उसको बाहर फेंको, तो रिमेनिंग कितने आ जाएंगे, n-1। और फिर हमें n-1 में से r अरेंज करने होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, n-1 p r। यस सर। सो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि n-1 p r कैसे आया। ओके, फोर्थ में चल रहे हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग r ऑब्जेक्ट्स out of n distinct objects if one particular object is always there, always included। वो होता है r into n-1 p r-1। इसको हम थोड़ा गैप मेथड भी बोल सकते हैं, गैप मेथड का बेसिक होता है, गैप मेथड आगे बताऊंगा, तो उसका बेसिक है ये। ठीक है, सो हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इफ वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे सपोज हमारे पास है ए बी सी डी एंड ई एंड एफ, कितने हो गए, ए बी सी डी एफ जी, जी कर लेते हैं, यहां तक कर लेते हैं। सो हमारे पास n इक्वल टू 7 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मुझे इसमें से 4 अरेंज करने हैं, अरेंज 4 आउट ऑफ देम सच दैट वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज देयर। तो मैं बोलूं सच दैट ए इज ऑलवेज देयर, एक वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो गया, ए इज ऑलवेज देयर। तो तुम क्या बोलोगे, अब समझना इसको। देखो ये इतने टोटल थे, क्वेश्चन में उसने कंडीशन लगा दी कि भाई तुम कुछ भी करो, कैसा भी अरेंजमेंट बनाओ, ए को तो होना ही चाहिए। तो हम ए को बोलेंगे कि भाई तुम थोड़ी देर साइड में आ जाओ, तुमको तो टीम में आना ही आना है बाद में, लास्ट में अरेंजमेंट में, तो अभी इसको हम साइड में कर देते हैं। अब हमारे पास इतने लोग बचे, हमारा भी कंस्ट्रेंट ये है कि ये इतने हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग कितने आ गए, रिमेनिंग हम बोलेंगे कि हाँ टोटल 7 थे, एक को हमने साइड में कर दिया तो ये आ गया 6। और अब रिमेनिंग में से हम अरेंज कितने करेंगे,
क्योंकि ए को तो लास्ट में आना ही आना है, तो हमें बेसिकली 3 ही अरेंज करने, क्योंकि ए को तो हम लास्ट में लेकर के आएंगे ही आएंगे। तो हम बोलेंगे नाउ वी हैव टू अरेंज ओनली 3, जो टोटल करने थे उनमें से एक हमने हटा दिया 3। तो इसका हाँ अरेंजमेंट सर। क्या आएगा? प्रथमेश क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। तो इसका अरेंजमेंट क्या आएगा? ये तो सिंपल 6p3 आ जाएगा, which is यस सर। which is written as n minus 1 p r minus 1, जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना n minus 1 p r minus 1। अच्छा, अब ये देखो नंबर ऑफ वेज आ गए, 6p3 करेंगे तो वहां काफी सारे नंबर ऑफ वेज आ रहे होंगे। अगर इन्हीं में से, इन्हीं नंबर ऑफ वेज में से वन पर्टिकुलर अरेंजमेंट में देख रहा हूं, काफी सारे होंगे, उनमें से ही मैं कोई एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट देख रहा हूं, तो मुझे दिखता है कि हाँ यार ये बहुत सारे हैं, इनमें से चलो मैंने बीसीडी उठा लिया, ये एक वन पर्टिकुलर है। अब एक्चुअल कंडीशन तो क्या थी कि 4 को अरेंज करना है जिसमें ए भी होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ए भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे बी सी डी के होने की वजह से टोटल कितने गैप्स जनरेट हुए? 4 गैप्स। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए हैज 4 चॉइसेस, और वो चॉइसेस क्यों बनी है? जस्ट बिकॉज ऑफ 4 गैप्स, क्योंकि मैंने 3 ऑब्जेक्ट रखे तो 4 गैप बन गए। अगर मैं r-1 ऑब्जेक्ट रखता हूं तो r गैप्स बनेंगे। तो अगर मैं r वाली कंडीशन लेके चलता तो मैं बोलता a हैज r चॉइसेस। तो देखो, जब मैंने वन पर्टिकुलर अरेंजमेंट लिया, वन पर्टिकुलर अरेंजमेंट, और a के इंट्रोड्यूस होने की वजह से वो कितने में बन गया? 4 केसेस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जब a यहां आएगा तब एक केस, a यहां आएगा तो दूसरा, a यहां आएगा तो तीसरा, a यहां आएगा तो चौथा। तो अगर वन पर्टिकुलर केस is converting into 4 cases, then 6p3 cases are converting into 4 into 6p3 cases. यूनिटरी मेथड है, एक चॉकलेट 5 रुपए का मिल रहा है, तो 10 चॉकलेट कितने के मिलेंगे? तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देते हो, तो यहाँ पे सेम वही हो रहा है कि वन पर्टिकुलर केस is converting into 4 cases, so 6p3 cases are converting into 4 into 6p3 cases। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? वो आ जाएंगे 6p3 इंटू 4। और अगर तुम यहां से देखोगे तो क्या आ जाएगा? r इंटू n-1 p r-1। प्रथमेश, ये क्लियर हुआ या नहीं? हाँ सर, हुआ। गुड। तो मैंने एक छोटा एग्जांपल लेकर के बताया था, अब वो तुम्हें क्लियरली दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे n क्या है, r क्या है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तुम देख सकते हो। ऐसे ही आते हैं पॉइंट 5 पे। ये सब पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, ये वाला एग्जांपल, मैं इसको एग्जांपल 4 ऐसे करके डाल देता हूँ, और एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 5th स्टैंडर्ड के लिए, तो इसको डाल देता हूँ एग्जांपल 5। वो क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इफ के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर। ध्यान से सुनना, number of ways of arranging R objects out of n distinct objects if k particular objects are always together is this। ठीक है, तो मैं फिर से ले लेता हूं, जैसे मैंने यहां पे ले लिया a b c d e f g। ठीक है, तो उसने क्या बोल दिया कि 7 है, n का वैल्यू 7 है। ठीक है, नाउ वी हैव टू अरेंज 5, r का वैल्यू मैंने 5 डाल दिया। इफ के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, तो के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में मैं क्या करता हूं? मैं बोल देता हूं कि ए बी, 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, मैं बोल देता हूं ए बी आर ऑलवेज टुगेदर। तो मैंने के का वैल्यू भी यहाँ पे 2 डाल दिया। यहां तक क्लियर है? अब देखो, ऊपर वाला स्टैंडर्ड ही बनाएंगे हम लोग, और बहुत ध्यान से देखते जाना है एक एक हाँ स्टेप। फिर से कंडीशन वही है कि ए बी को साथ में रहना है, तो मैं इन दोनों को एक बॉक्स में डालता हूं, और मैं बोलता हूं कि तुम लोग जरा साइड में जाओ और वेट करो, तुम्हारा नंबर एकदम लास्ट में आएगा, क्योंकि तुम तो वही टीम में। तो हमारे पास अब रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स कितने बचे? 5। 5। कैसे आया होगा? 7 - 2 करके आया होगा, यानी कि n - k करके आया होगा।
और अभी हमें अरेंज कितने करने हैं, तो हम करेंगे 5 - 2, क्योंकि टोटल तो 5 ही अरेंज करने हैं ना, और 2 हमने पहले ही बता दिया, तो अब रिमेनिंग तो 3 ही देखने पड़ेंगे, तो 5 - 2 इज 3। तो ये भी यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया r माइनस के। अब इनका अगर हम अरेंजमेंट निकालेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितना आएगा, तो यहाँ पे 5p3। नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 5p3। अब जो हमारे पास ये बॉक्स था, ए बी वाला बॉक्स, दिस बॉक्स हैज चॉइसेस, कितने चॉइसेस, तो तुम बोलोगे 4 चॉइसेस, क्योंकि यहाँ पे तो 3 ही अरेंज हुए ना। अगर कोई वन पर्टिकुलर केस अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे सी डी ई ले लिया मैंने, तो ये 3 के अरेंज होने की वजह से कितने चॉइसेस बनेंगे, तो यहाँ पे 4। r माइनस के अरेंज होने की वजह से कितने चॉइसेस बन रहे होंगे, r माइनस के प्लस 1, इतने ही चॉइसेस बन रहे होंगे। ठीक है, अब ये ए बी वाला बॉक्स इसके अंदर आ जाता है, अगर ए बी वाला बॉक्स इसके अंदर आएगा तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। लेकिन ए बी बॉक्स के अंदर भी तो एक इंटरनल अरेंजमेंट होगा, ए बी और बी ए वाला, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ ए बी वाला बॉक्स यहाँ रखा तो ये दिख रहा होगा ए बी सी डी, लेकिन बॉक्स के अंदर ही अगर मैं अरेंज कर दूं तो बी ए सी डी, ये भी तो एक केस बन सकता है। तो मतलब बॉक्स के अंदर का इंटरनल अरेंजमेंट भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरनल अरेंजमेंट इनसाइड द बॉक्स, तो फिलहाल यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 होते तो 3 फैक्टोरियल होता, 4 होते तो 4 फैक्टोरियल होता, k ऑब्जेक्ट्स होते तो k फैक्टोरियल होता। तो अगर मैं फाइनल आंसर देखूंगा तो मैं बोलूंगा कि भाई पहले तो हमने क्या किया, इनको हटाया और केसेस बनाए, 5p3 केसेस आ गए। फिर मैंने क्या किया, ए बी को इंट्रोड्यूस किया तो एक केस 4 केस में कन्वर्ट हो गया। फिर ए बी के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट किया तो हमारे पास 2 फैक्टोरियल। अब अगर मैं इसको एन और आर के केस में बदलूंगा तो आएगा एन माइनस के पी आर माइनस के, फिर आर माइनस के अरेंज होने की वजह से कितने गैप्स जनरेट हुए, आर माइनस के प्लस 1, और फिर उस गैप्स में जैसे ही बॉक्स गया तो बॉक्स का इंटरनल अरेंजमेंट भी आएगा, दैट इज के फैक्टोरियल। अब बताओ ये समझने में डाउट हो तो बोलो मुझे। सर इंटरनल अरेंजमेंट इनसाइड द बॉक्स 2 फैक्टोरियल कैसे है? क्योंकि अभी 2 ही ऑब्जेक्ट है ना, तो 2 ही फैक्टोरियल होगा, क्योंकि ए बी या बी ए यही तो 2 केस बन सकते हैं। अगर बॉक्स के अंदर हाँ। सपोज 3 ऑब्जेक्ट होते, ए बी सी होता, तो 3 फैक्टोरियल बनता, क्योंकि हम बोलते ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, ठीक है, बी सी ए। सर वो स्टैंडर्ड में ऊपर कुछ तो ऐसा के बाजू में ऐसा लाइंस था 2 एडजेसेंट, वो क्या है? नहीं क्या सर, क्या, वो साइड पे स्टार्ट में टुगेदर, इसके बाद वो। ये जो बना हुआ है ये, हाँ सर। वो फैक्टोरियल वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, के फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल के, कुछ भी लिख दो, दोनों में वही सेम ही है, फैक्टोरियल का नोटेशन है वो। ओके। 4p3 इंटू 4 इंटू 2 फैक्टोरियल। 4p 3 into 4 into 2 factorial. ओके, 192 है। 4p3 इंटू 4 into 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 192 आ रहा है, ओके ठीक है, ये तो समझ में आता है। और सेकंड वाला पार्ट क्या होगा, 528। कैसे आया, क्यों इसमें बोला कि ए एंड बी सेपरेट होने चाहिए, हम्म, तो इसका पूरा टोटल निकाला, टोटल 6 है, तो 65 65 है, इसमें से इसका सॉल्व करके 192 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। गुड, तो ये दोनों तो बिल्कुल ठीक हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मुझे सर ये वाला है मुझे। क्या क्या, सर ये सेकंड पार्ट का गलत है मुझे। तो सेकंड पार्ट समझ में आ रहा है ना, क्या करना है, 6p5 मतलब टोटल केसेस निकाल लो और उसमें से ऊपर वाला केस हटा दो। अच्छा हाँ।
अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं, हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो सच दैट, आई थिंक क्वेश्चन सबने नोट कर लिया होगा। हाँ सर। तो बोल रहा है नो टू बॉयज आर टुगेदर, क्या कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे? बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, तो ओनली वन वे। तो सॉल्यूशन है 2 का ए पार्ट। हाँ तो क्या बोला तुमने, क्या क्या आएगा? सर मतलब बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल ऐसा। तो आंसर क्या आएगा? सर वन वे। वन वे? यार गर्ल्स आइडेंटिकल थोड़ी ना है। अच्छा हाँ, तो फिर सर 5 वे। नहीं यार, कुछ भी बोल रहे हो तुम। तुम्हारा क्या आया? कुछ नहीं आया इनका भी। भैया गर्ल्स है अपने पास 5, G1, G2, G3, G4 एंड G5। दीज 5 गर्ल्स आर हेयर। सो हम पहले बोलेंगे कि चलो अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स निकालते हैं। बॉयज पे कंडीशन लगी ना, तो पहले अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स निकाल देते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल, जिसकी वजह से गैप्स जनरेट होंगे। वहां पे कितने गैप्स जनरेट होंगे? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतने गैप जनरेट होंगे। और फिर इन्हीं गैप्स में अरेंजमेंट ऑफ बॉयज होगा। तो अरेंजमेंट ऑफ बॉयज कैसे मिलेगा हमें? कितने बॉयज हैं? 5, और गैप्स कितने? 6, so it will be 6p5। तो टोटल कितने केसेस आ जाएंगे हमारे पास? टोटल केसेस आर 6p5 इंटू 5 फैक्टोरियल। 6p5 को सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। प्रथमेश अभी बताओ क्लियर है या नहीं? हाँ सर clear है। नो टू बॉयज आर टुगेदर, इसलिए गैप्स में अरेंज किया। और बी पार्ट क्या बोल रहा है इसका से? अब बी पार्ट में बोल रहा है बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट पोजीशन। इसका क्या मतलब हुआ? ऊपर वाले में और नीचे वाले में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम ही ना? हाँ सर सेम है या नहीं है? सेम है सर। अनन्या सेम है या नहीं? सेम है। सेम नहीं है ये। नहीं, लेकिन क्योंकि इसमें 6 प्लेसेस आ रहे हैं ना बॉयज की, लेकिन हाँ। उसमें तो 5 ही रहेंगे। हाँ, क्योंकि इसमें 6 प्लेसेस आ रही है। अगर इसमें देखो क्या है, इसमें ऐसा हो सकता है कि ये एक बॉय यहाँ आए, फिर यहाँ कोई नहीं आया, और सारे बॉयज इधर आ गए। तो फिर क्या हो जाएगा? बॉय गर्ल गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। तो गर्ल गर्ल एक साथ आ गए ना, वो अल्टरनेट वाला नहीं हुआ। अल्टरनेट का मतलब क्या? बॉय गर्ल होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि चलो हम बॉयज से स्टार्ट कर रहे हैं, सो इट इज B1, B2, B3, B4, B5। हमने बॉयज से स्टार्ट किया, तो क्या होगा? गर्ल्स ये वाले गैप में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले हम बॉयज का अरेंजमेंट निकालेंगे, और फिर 5 गैप्स ही हैं, उन 5 गैप्स में गर्ल्स का अरेंजमेंट निकालेंगे। या तो ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि गर्ल्स से स्टार्टिंग हो रही हो, मतलब ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट गर्ल्स से स्टार्ट हो रहा हो। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले गर्ल्स का अरेंजमेंट निकालना पड़ेगा, और ये जो गैप्स ये वाले बन रहे होंगे, यहाँ पे बॉयज का अरेंजमेंट करेंगे। दैट इज अगेन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से टोटल केसेस कितने आ जाएंगे? फर्स्ट केस प्लस सेकंड केस, क्योंकि और वाली कंडीशन हो रही है, तो ये आएगा 2 टाइम्स फैक्टोरियल 5 होल स्क्वायर, ये आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 केस बनेंगे, या तो होगा स्टार्ट विद अ बॉय, या फिर स्टार्ट विद अ गर्ल। ओके। यस। थर्ड क्या है? सी पार्ट क्या था? ऑल बॉयज आर टुगेदर। ऑल बॉयज आर टुगेदर, तो उनको तो बॉक्स में डाल दो। B1, B2, B3, B4, B5, इन सबको उठा करके एक बॉक्स में डाल दिया। अब क्या करना है? पहले ऑब्वियसली हमें अरेंज करना होगा गर्ल्स को। तो अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, ये मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं, टोटल केसेस डायरेक्टली निकाल रहा हूं मैं।
सॉरी, मैं लिखते जाऊंगा। पहले हमने क्या किया, ये किया अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, इसको मैं नीचे लिखते जा रहा हूं। दिस इज व्हाट, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। अब इन अरेंजमेंट की वजह से कितने गैप जनरेट हुए होंगे? 5 गर्ल्स आर देयर, तो 6 गैप जनरेट हुए होंगे। तो इस बॉक्स के पास कितने गैप्स आ गए? 6 गैप्स। तो ये हमें मिल गए गैप्स फॉर द बॉक्स। और फिर जैसे ही वो बॉक्स वहां पे आ जाता है तो बॉक्स के अंदर का इंटरनल अरेंजमेंट वो भी किसमें आएगा? 5 फैक्टोरियल वे में। इनसाइड द बॉक्स। ये बात समझ में आ रही है प्रथमेश? यस। ये वही वाला केस है जो ऊपर हम लोगों ने स्टैंडर्ड किया था ना, जहां पे मैं एग्जांपल 4 5 बता रहा था। हाँ सर। ठीक है। इसके बाद डी क्या है? डी बोल रहा है एटलीस्ट 2 बॉयज आर टुगेदर। डी पार्ट बोल रहा है एटलीस्ट 2 बॉयज आर टुगेदर। एटलीस्ट 2 बॉयज का मतलब क्या हो सकता है कि 2 बॉयज टुगेदर और 3 बॉयज टुगेदर, 4 बॉयज टुगेदर। और एटलीस्ट आ गया तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना होगा, हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करने वाला केस बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एटलीस्ट 2 बॉयज आर टुगेदर। तो मैं पहले तो यह निकाल लेता हूं कि टोटल केसेस, जब कोई कंडीशन नहीं है तो टोटल केसेस कितने बनेंगे? जब कोई कंडीशन नहीं है तो 10 पर्सन्स आर देयर, 10 फैक्टोरियल। अब इसमें हमें नहीं पता, हमें इसमें मतलब ये है कि इसमें सब कुछ हो रहा होगा। इसमें बॉयज टुगेदर है, बॉयज टुगेदर नहीं है, 2 बॉयज टुगेदर है, 3 बॉयज टुगेदर है, कुछ भी हो सकता है इसमें। अब हम क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट 2 बॉयज आर टुगेदर। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से वो वाले केस हटा दो जिसमें से बॉयज आर सेपरेटेड थे, मतलब फर्स्ट केस है, फर्स्ट वाला केस। तो हम देखेंगे कि व्हेन बॉयज आर सेपरेटेड, तो सेपरेटेड के लिए कितने केस आए थे? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नहीं 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आया था ना। तो हमारे पास रिक्वायर्ड केसेस कितने आ जाएंगे? 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 5। यस एग्जैक्टली। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। अभी समझ में आया कैसे करने हैं क्वेश्चन सारे? और यस। ये जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं ना यार मैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद होने चाहिए, क्वेश्चन ही पूरे याद होने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड। जब ये तुम्हें याद होगा तो तुम आगे अच्छे क्वेश्चंस और अप्लाई कर पाओगे, उसमें ये सारे कंसेप्ट अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार जरा फटाफट नोट करो ये। जल्दी जल्दी नोट कर लो यार इसको, फिर आगे चलते हैं।